हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके जेई और नीट क्रैक करने में, जो आपको 2027 में देना है। ठीक है। ट्रेंडिंग ट्यूटर यहाँ पे आपको देखो क्यों हेल्प कर रहा है और किस लिए हेल्प कर रहा है। आपको पता है कि 100% चाहे आप सीबीएसई में जितना मर्जी स्कोर कर लो, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है ना। आपको भी पता है कि सीबीएसई के मार्कशीट इनफ नहीं है कि आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सके। तो इसीलिए यहीं पे हमारा खेल स्टार्ट होता है कि हम आपको क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके जेई और नीट में आपको हेल्प करेंगे। और ऐसा कंटेंट, ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10। और चलो, आपने 9 लेक्चर्स आपको रिवाइज होंगे, या जो बच्चा इस सीरीज से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, उसको भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आता ही होगा, है ना। तो चलो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन सोल्व करने की कंडीशन क्या है? ठीक है, आपको पेज नहीं पलटने। डोंट टेक लुक एट फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज नहीं देखने। कई बच्चों की आदत होती है कि आप पीछे से कॉपी पलटते हो, फॉर्मूला देखते हो, लगा के सोल्व कर देते हो कि जो हमारा तो आंसर आ गया। अगर आपका एक भी फॉर्मूला गलत हुआ, वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी का है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है। तो इसीलिए ना, एक काम करो, पहले एक बार फॉर्मूलों पे नज़र मार लो। 5 मिनट लगाना है, आपको याद करने हैं, आपको लिख के देखना है। सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके सामने लिखे हुए हैं। लास्ट लेक्चर की जो स्लाइड थी वही है ये, है ना। तो रेडियस ए नोट एन स्क्वेयर बाई जेड, वेलोसिटी का 2.18 10⁻⁶ जेड बाई एन होता है। कहाँ पे जेड बाई एन है, कहाँ पे एन स्क्वेयर बाई जेड है, कहाँ पे जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर है, ये सब चीज़ें ध्यान से देख लो। और इसके बाद आपने अगर एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा तो आपका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, इतनी ऑनेस्टी आपको मेरे को दिखानी पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, आप कितने ऑनेस्ट हो ये मेरे हाथ में नहीं है। चलो जी, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। हमें क्या दिया हुआ है, एच ई प्लस के लिए जेड की वैल्यू क्या हो गई बेटा 2। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला। और एक साइड हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। एनर्जी और रेडियस। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मैं कौन से वाला लगाऊं? जो मन करता है वही लगा दो, सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है। जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, ये जो आएगा ये ईवी पर एटम में आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सिंपल सी अगर मैं बात करूं, इसमें आएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो -13.6 जेड स्क्वेयर मतलब 4 × 1। तो 13.6 × 4 कितना हो जाएगा? 13 × 4, 52 + 2.4, तो -54.4 कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई आपके पास? -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी की हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है? ए नॉट एन स्क्वेयर बाय जेड। तो 0.529 × 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 ही आएगा, और जेड की वैल्यू हो गई 2। तो आर एन की वैल्यू कितनी आई? 0.529, 0.2645। और ये वैल्यू किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है? तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्या था, ठीक था। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। बोहर मॉडल मतलब आज ये ख़त्म है आपका। चलो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ऑफ इन Li2+। तो हमें एटम दिया हुआ है Li2+। इसके लिए z की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और सेकंड बोहर ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 2। क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस r इज इक्वल टू ए नोट एन स्क्वेयर बाय जेड, 0.529 × 4/3। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ही बतानी है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ही बतानी है, तो 4/3 a0। अब आप कहोगे कि क्या इतने इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं सर? बिल्कुल आते हैं बेटा। ठीक है, इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर आपको क्लास 12th में फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। अभी लग रहा है बेटा ये आपको इतने आसान क्वेश्चन है, एक्चुअली ना लेवल से बढ़िया है साइकोलॉजी के साथ खेलना, और यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी के साथ ही खेला जा रहा है। 2 साल के बाद आपको पेपर देना है, 2 साल के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना याद रहेगा। इतने सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे, क्या क्या याद रखोगे क्या क्या नहीं, तो उस हिसाब से खेला जा रहा है यहाँ पे आपके साथ। ठीक है, बात ये नहीं थी कि क्वेश्चन कितना इजी था सर, इतना इजी क्वेश्चन मेंस में थोड़ी आता है। 2020 का क्वेश्चन है ये, चेक कर लेना जाके। ठीक है, कभी ऐसा लग रहा हो कि सर इतना सा करा के, और मैं ईयर नहीं लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, मेरी ईयर इतना लिखने की आदत नहीं है, जो होगा मैं चलो आगे लिख भी देंगे। ये 2020 का क्वेश्चन है, आंसर ये आ गया है, चेक कर लो। लेकिन दो आपको कब देना है? 2027 में देना है। 2 साल पड़े हुए हैं, 2 साल के बाद आप ये फॉर्मूला लगाना ध्यान रहोगे, रखेंगे, याद रहेगा आपके दिमाग में ये फॉर्मूला, बात उसकी थी। तो साइकोलॉजी के साथ भी बेटा खेला जाता है, तो ध्यान से। चलो जी, व्हाट इज द विच ऑर्बिट ऑफ Be3+ हैज सेम रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? ठीक है, कि बोहर Be3+ की कौन से ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की रेडियस से क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, a0 होगी। फॉर्मूला भी आप लगाओगे, ग्राउंड स्टेट का मतलब, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1। अच्छा, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ये वैसे आपको पता है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना। ये न्यूक्लियस है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये उसके लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट। ये उसके लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट है। अब हमने किया इसको एक्साइट। टर्म्स देखना कैसे लिखी जाती हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एन की वैल्यू क्या है, 1 है। आपने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देके ये पहुंच गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ पहुंच गया ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये पहुंच गया। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मतलब यहाँ पे पहुंचा होगा ये। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्यों क्यों सर, फर्स्ट तो दिया हुआ है ना। ओ भैया, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दी हुई है, एन की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे जब एन की वैल्यू 1 बता रहे हो, तो उससे अगले वाली जो पहली एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये जो है, आपने और एनर्जी दी, ठीक है, आपने इसको और एनर्जी दी, ये यहाँ पे पहुँच गया। ये क्या है, इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 3 है। एन की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एन की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एक ज़्यादा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एक ज़्यादा, एन की वैल्यू एक ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से मेजर की जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट दी थी, एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा यहाँ पे, a0 ही हो जाएगा। विच ऑर्बिट ऑफ, अब यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है, जो हम Be3+ की निकालेंगे, हमें इसमें n की वैल्यू बतानी है कि n की क्या वैल्यू होगी, है ना, किस n के लिए Be3+ की जो रेडियस है वो a0 के बराबर होगी। ओके, और z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4। तो इसकी हमें पता है क्या होगा, a0 n² / z। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी है, a0 है ग्राउंड स्टेट में। तो a0 n² / 4, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई,
यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, ठीक है, जो आपका क्या है आंसर है। क्लियर? ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और उसको ध्यान से ही अटेम्प्ट करना, फॉर्मूले रेगुलरली रिवाइज करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ Li2+ इज डेल्टा R1। मतलब डेल्टा R1 क्या दिया हुआ है, Li2+ के लिए जो डेल्टा R1 है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का डिफरेंस है, मतलब R4 माइनस R3 दिया हुआ है। ठीक है सर, यहाँ पे R3 माइनस R4 क्यों नहीं है भाई? कौन से वाली रेडियस बड़ी होगी, फोर्थ ऑर्बिट वाली ना, तो बस R4 माइनस R3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ He+। He+ के लिए दिया हुआ है डेल्टा R2, वो भी क्या दिया हुआ है, R4 माइनस R3। तो डेल्टा R1 और डेल्टा R2 की हमें रेशो निकालनी है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा R1 आएगा A0 n² / Z n1, क्योंकि Z और A0 तो दोनों के लिए सेम है, माइनस A0 n2² / Z। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, A0/Z कॉमन ले लेते हैं, n1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, तो ये क्या आ गया 7A0/Z। सर वैल्यू पुट कर दूँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब आपने रेशो लेनी है ना, तो कांस्टेंट चीज़ें तो यहाँ पे कट जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे Li की तो आपको Z की तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड में आपको Z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि Z दोनों के लिए सेम नहीं है, A0 तो सेम है। जो कांस्टेंट चीज़ें हैं जो दोनों के लिए सेम है उनकी वैल्यू ना ही पुट करो तो बढ़िया है। क्लियर? पेन का कलर चेंज हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको पूरा का पूरा हम येलो में ही कर देते ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना हो। R2 A0/Z कॉमन लेके 16 माइनस 9, ये क्या आएगा 7A0/2। ये कितना आएगा 7A0/2। तो अब हमें क्या निकालनी है, रेशो। अब हमें निकालना है डेल्टा R1 रेशो डेल्टा R2, फोन में डेल्टा R2, तो वो कितनी आ जाएगी 7A0/3 इंटू 2/7A0। तो ये रेशो क्या आई 2:3, रेशो क्या आई 2:3। तो पहला काम तो यही था कि स्टेटमेंट को सही से रीड करना, और दूसरा काम आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आता है तो आप अच्छे से लगा सकते हो। 2000 अगेन 2019 पता नहीं 20 का ही क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है, इतना ध्यान नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन मैं बता रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन खेल आपके साथ साइकोलॉजी पे जाएगा। 2 साल के बाद आप ये फॉर्मूला भी लगा पाओगे या नहीं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट दिया हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू बतानी है कौन सी स्टेट में ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की ट्वाइस होती है। ठीक है, ये बात हमने डेरिवेशन करते वक्त निकाली थी। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 2 अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इंटू Z² / n²।
और ये हमें कितनी दी हुई है, 6.8 माइनस 6.8। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस से ये माइनस कैंसिल, 6.8 जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन के लिए जेड हो जाएगा 1, तो 27.2 इंटू 1/n²। तो n² क्या आ गया, 27/2 डिवाइडेड बाय 6.8, ठीक है। तो ये जा रहा है, इससे कट होगा ये 4 पे, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई बेटा, 2। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2। तो पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, पोटेंशियल एनर्जी देके ये पूछा हुआ था कौन सी एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2, या अगर आप बोलना चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हो आप कि ये कौन सी स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। चलो ये आ जाओ आगे। द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Bi3+। तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे अलग अलग। यहाँ पे हम Li2+ की बात करते हैं, इसके लिए सेकंड n की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या हो गई, 3 होगी। और यहाँ पे Be3+, यहाँ पे n की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट दी हुई है, और z की वैल्यू क्या हो गई, 4, है ना। तो क्या लगेगा, a0n² तो a0 की टर्म में ही रख लेते हैं, a0 4/3, मतलब x इज इक्वल टू 4 a0/3, यह है यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम निकालते, हमें इसकी नहीं पता, इसकी हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू a0 9/4। तो ये क्या है, 9a0/4। तो अगर इनको हम कंपेयर करें, हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y/x, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें x की टर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। किसकी टर्म में दिए हुए हैं, x की टर्म में दिए हुए हैं, तो हम x की टर्म में ही निकालेंगे। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, मीन्स इसको क्या कर लो आप, डिवाइड कर लो। तो y/x क्या हो गया, 9a0/4 अपॉन 4a0/3, ठीक है। तो a0 से ये a0 कैंसिल, y इज इक्वल टू 27/16x, y इज इक्वल टू 27/16x। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। y इज इक्वल टू 27/16x, x की टर्म में निकालना था, तो यहाँ से आप करके निकाल सकते हो। अगेन ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और 2 साल के बाद भी कोशिश करना कि ये याद ही रहें, तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक होंगे, आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। चलो जी, अब ये आपके लिए होमवर्क दे दें। Assume that the radius of first orbit of hydrogen is 0.6, the radius of third Bohr orbit of He2+ is dash picometer, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क ले लो एज अ, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैच कर सकते हो यार, जाके देख लेना। इस बार लिखा नहीं है, अगर कहोगे तो मैं ईयर भी लिख के ले आऊँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आपके आंसर ठीक हो। इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर ठीक है आपका या नहीं है। नियरेस्ट इंटीजर पे निकालना है, इंटीजर टाइप ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, सोमरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल। एक्चुअली जो सोमरफील्ड थे ये बोहर के ही स्टूडेंट थे, है ना। तो देखो क्या बात हुई थी, इन्होंने ना कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है। जैसे जो हमने स्पेक्ट्रम निकाला था, ठीक है, जो हमारा स्पेक्ट्रम आया हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी, एक बार नोट सेव कर लेते हैं आपके। हाँ, तो जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की थी, मान लो ऐसे, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। थोड़ा सा ठीक है, वाइड कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे देखो, सोमरफील्ड ने क्या बात की, यहाँ पे हमें पैटर्न्स कुछ ऑब्जर्व हुए थे, है ना, जिन्हें हमने स्पेक्ट्रल लाइंस बोला था, ठीक है। हम इसको क्या कह रहे थे, ये क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस है। अब जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को जूम करके देखा गया ना,
ठीक है, जब इनको जूम किया तो ये एक सिंगल लाइन नहीं थी, ठीक है, दिस शोड एज सीरीज ऑफ लाइंस। मतलब जो यहाँ पे एक, ये मान लो सिंगल लाइन हमें शो होती थी, लाइन स्पेक्ट्रम, जो ये एक सिंगल लाइन शो होता था, इसको जब जूम किया तो इसके अंदर बहुत सारी लाइंस थी, एक सीरीज ऑफ लाइंस ये बनी हुई थी। मतलब एक सिंगल लाइन ना होके बहुत सारी इसमें क्या थी, लाइंस थी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक इस चीज को ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी क्या दिखी, लाइंस दिखी, और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट थी। उनकी एनर्जी भी क्या थी, डिफरेंट थी, और उनका वेवलेंथ भी क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, तो बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, बोहर, नील बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। बोहर ने तो बताया था ना कि लाइंस हैं, ये सब कुछ है, तो उन्होंने ये बता ही नहीं पाए कि क्या हुआ। तो फिर इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि भैया जिसको हम अभी तक शेल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, देखो बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने क्या बोला था कि हर एक जो शेल होती है, हर एक ऑर्बिट जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है ना। बोहर ने क्या बोला था, एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज सेम, कि हर एक शेल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उन सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा कि नहीं, शेल की एनर्जी सेम नहीं होती। शेल एक चीज नहीं है, शेल के अंदर भी मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये समझ लो, शेल के अंदर भी क्या है, मल्टीपल कंपार्टमेंट्स है। शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल, जो सेल के अंदर पाया जाए वो क्या है, सब शेल है। सब शेल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज सेम, इन अ सब शेल इज सेम। समझ नहीं आया इसको, तो इसको हम कैसे समझते हैं, देखो, हो सकता है यहाँ पे दिक्कत हो। अब ये एक कंपार्टमेंट बना दिया, इसको मान लो तुम्हारा क्या है, ये शेल है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, शेल हो गई। अब इस शेल के अंदर ना छोटे 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 और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिन्हें हमने क्या कहा है, सब शेल का है। मतलब शेल के अंदर क्या होती हैं, सब शेल होती हैं। शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है। एक मिनट, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होती है। बोहर ने क्या कहा था, इस पूरा जो स्क्वायर बना हुआ है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मान लो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको इस चीज़ पे नहीं जाना कि सर आपने ऐसे कैसे रैंडमली इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना। अब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सबशेल्स। बोहर क्या कहता था, भैया शेल की एनर्जी सेम है। इस शेल को ना मैं बाहर लिख देता हूँ, ये शेल है। ठीक है, अब बोहर ने क्या कहा था, शेल की एनर्जी सेम है। शेल की एनर्जी सेम है तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है सबकी एनर्जी सेम है। अब शेल के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, दो तीन चार पाँच छः सात, सात इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो बोहर के अकॉर्डिंग तो इन सातों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या कहा, नहीं, शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं। शेल्स के अंदर क्या होती हैं, सब शेल्स होती हैं, और हर एक सब शेल की एनर्जी सेम होती है। सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है ना उनकी एनर्जी सेम है। मान लो मैं ये कह देता हूँ ये सब शेल वन है, ठीक है, S1। S1 के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये सबशेल टू, क्या पता इसकी एनर्जी इनसे क्या हो, अलग हो। ठीक है, तो बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर ने तो एक बर्ड आई व्यू दे दिया, मतलब बोहर ने तो सीधा सीधा कह दिया कि भैया सातों के सातों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन सोमरफील्ड ने क्या बोला, एनर्जी सबशेल की सेम होती है, शेल्स की नहीं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, सब शेल की सेम होती है। तो फिर इनसे पूछा गया कि भैया अब
शेल के अंदर सब शेल होती हैं, तो कितनी होती हैं, है ना, कितनी होती हैं? तो सोमरफील्ड ने बताया कि जो सब शेल होती हैं, नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। नहीं समझ आया है ना? मतलब ये क्या कहता है कि जैसे अगर हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, मान लो सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, सेकंड शेल है तो इसके अंदर सब शेल कितनी होंगी, जितना शेल का नंबर है, कौन सा क्या है शेल का नंबर, 2, तो मतलब इसमें क्या है, 2 सब शेल है। थर्ड सब शेल है, थर्ड शेल की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर कितनी सब शेल होंगी, 3। फोर्थ शेल की बात करते हो तो उसके अंदर सब शेल कितनी होंगी, 4। तो जितना शेल का नंबर होता है उतनी ही उसके अंदर क्या होती हैं, सब शेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही चीज़ें, फिर आपके जब आप क्वांटम नंबर पढ़ते हो, ठीक है ना, उसमें आपको फिर दिक्कत देती हैं, बच्चे समझ नहीं पाते यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और लास्ट बात, बोर ने क्या बताया था कि सारी की सारी जो ऑर्बिट होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, सारी की सारी ऑर्बिट्स जो होती हैं सर्कुलर होती हैं। लिख देते हैं इसको, बोहर ने क्या कहा था, ऑल शेल्स या ऑर्बिट आर सर्कुलर, इन्होंने क्या बताया, सर्कुलर है। लेकिन ठीक है, सोमरफील्ड ने क्या बताया कि जो पहली शेल होती है ना, क्या होती है, पहली जो शेल है सिर्फ वो सर्कुलर होती है। जैसे सोमरफील्ड ने कहा, मान लो हम एग्जांपल लेके समझते हैं सीधा, हमारे पास फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल है तो इसके अंदर कितनी सब शेल्स होंगी, 4 सब शेल होंगी। इसके अंदर कितनी सब शेल होंगी, 4 सब शेल होंगी। उस 4 सब शेल में से जो पहले वाली है, फर्स्ट जो है, वो तो सर्कुलर है, ठीक है, वो तो क्या होगी, सर्कुलर होगी। रेस्ट ऑल, बाकी जितनी भी बची वो सारी की सारी क्या होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं। वो सब क्या होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं। ठीक है, मतलब 4 सब शेल थी, 4 सब शेल में से पहले वाली जो होगी वो सर्कुलर होगी बेटा, और उसके बाद की जो जितनी होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, एलिप्टिकल होंगी। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे सोमरफील्ड ने, जो उन्हीं का स्टूडेंट था बोहर के मॉडल में, कि भैया एक लाइन नहीं होती, ये सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं जिनकी अलग अलग क्या होती है, एनर्जी होती है। और इसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि सबकी अलग अलग एनर्जी है। तो मतलब एक, बोहर ने तो लेमन वो मतलब बर्ड आई व्यू दे दिया था कि भैया पूरे के पूरे शेल की एनर्जी सेम है, तो उन्होंने बताया कि एक शेल के अंदर एक से ज़्यादा लाइंस हैं, उनकी अलग अलग एनर्जीज हैं। तो शेल की नहीं, सब शेल की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, और कितनी सब शेल्स होती हैं, जितना शेल नंबर होगा। ठीक है, सेकंड शेल है तो 2 सब शेल, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल। ओके, और बोहर ने क्या कहा कि सारी की सारी ऑर्बिट्स जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। सोमरफील्ड ने क्या कहा, नहीं, सारी की सारी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होती। ठीक है, अगर सिर्फ फर्स्ट है, फर्स्ट सर्कुलर होगी, बाकी सारी क्या होंगी, एलिप्टिकल होंगी, बाकी सारी क्या होंगी, एलिप्टिकल होंगी। तो ये एक्सटेंशन थी, मतलब इसमें कुछ पॉइंट ऐड किए गए बोहर के स्टूडेंट के द्वारा, और इसकी क्या क्या अब लिमिटेशन है जो आपको स्कूल में भी लिख के आनी होती है। ठीक है, पहली लिमिटेशन जो बोहर मॉडल है वो आपको पता है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है ना, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है। आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, आप उसके लिए ये नहीं लगा सकते। ठीक है, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, it was not able to explain the spectra of atoms having more than one electron, atoms having more than वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप उनका स्पेक्ट्रा को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। ठीक है, अब ये जीमैन इफेक्ट क्या होता है, जीमैन इफेक्ट होता है बेटा, आपके एनसीईआरटी में भी लाइन है, ध्यान से रखना, इसको पेपर में पूछ लिया जाता है। जीमैन इफेक्ट क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं।
ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर स्प्लिट हो रही है तो उसको हम जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। अगर यही काम, ठीक है, अगर यही काम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो गया तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो उसको भी लिख देते हैं, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट को कैसे डिफाइन करें कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर। और लास्ट लिखना, इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर। इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर या रेडिएशन जो भी लिखना है लिख लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा कि हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में सब कुछ चर्चा करेंगे और 3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ट्रेंडिंग ट्यूटर को क्या कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।